ये लोग पैदा होते हैं, ये किसी फैक्ट्री में बनते नहीं हैं। भाई जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। आपने कई बार देखा होगा कि उसने उसको बेवकूफ बना दिया, उसने उसको बेवकूफ बना दिया। नहीं, आप किसी समझदार को बेवकूफ बना के दिखाओ। जो बेवकूफ था उसे कोई भी बेवकूफ बना देगा। ऐसे ही जो कलाकार है वही कलाकार होगा। कलाकार कोई किसी को बना नहीं सकते, कलाकार पैदा होंगे। मातृभाषा अगर अच्छी नहीं है तो ये तो बड़े शर्म की बात है ना। एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे यहाँ याद आता है कलाकारों के लिए कि मेरे और कलाकार साथी भी जो पूरे देश के कोने कोने में कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, इस मंच के माध्यम से सबके लिए बता दूं मैं कि हम कलाकार ये ज़रूर से कहते हैं कि ये घनी जुल्फों के साए हैं या सायों के लच्छे हैं। ये घनी जुल्फों के साए हैं या सायों के लच्छे हैं। दुनिया वाले हम कलाकारों को पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कुछ चीजें हम करते हैं और कुछ चीजें वक्त हमसे कराता चला जाता है। समय होता है, टाइम होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें होती हुई अपने आप चलती रहती हैं हमारे साथ साथ। बहुत सारी ऐसी चीजें। एक लाइन है बड़ी खूबसूरत, मैं पीछे अभी कहीं पढ़ रहा था कि जिसने जीवन में सचमुच अपने आप को खर्च किया है, लोगों ने उसको गूगल पे सर्च किया। बहुत सारे ऐसे लोग अक्सर होते हैं कि वहां आप समझिए मैं कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप तय करते हैं कि मैं उस दिन कानपुर जाऊंगा, मैं उस दिन उस शहर में जाऊंगा, नहीं जाता। तो जो उसने निर्धारण कर रखा है जीवन का भी, हमारे टाइम का भी, हमारी चीजों का भी, होता वही। हम कुछ नहीं होते, सब कुछ प्रीफिक्स है, सब निश्चित सुनिश्चित है, सब उसने निश्चित कर रखा है कब क्या होगा। एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि मनुष्य होना भाग्य है और कलाकार होना सौभाग्य। भाई कैमरे पे आने के लायक तो हम बन ही गए ना, बहुत वर्षों पहले बन गए थे जी। भाई तेरे कैमरे पे आने का शौक नहीं है बीबीसी हमें, नहीं है शौक, क्योंकि कैमरे पे आने का तो पैसा लेते हैं। भाई किसी गलत बात के विरुद्ध अगर आप बोल रहे हैं, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और हमारे कुसूलों पर अगर आँच आए तो हमारा टकराना जरूरी है, और थके मांदे परिंदे शाम को जब लौटे शाखों पर तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी। Good evening. Welcome to all of you behalf of one of the best part, Broadcast Time. Broadcast Time by the side of Divex entire team. वेलकम करती है आपका। जी हाँ, और उससे पहले ब्रॉडकास्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज sugantha.com के बारे में। sugantha.com एक ऐसी वेबसाइट जिसके जरिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, साथ साथ स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं इजीली अपने टीचर्स के साथ। आप किसी भी विषय में पढ़ते हैं तो अपने विषय के बारे में अच्छा टीचर तो आप चूज करना चाहते हैं। अब दुनिया में इतने सारे टीचर्स हैं, कभी आपको कोई रिलेटिव बताता है, कोई दोस्त बताता है कि ये टीचर अच्छा है, क्यों ना खुद अपने दिमाग से sugantha.com की तरफ बढ़ा जाए, ताकि आप इजीली उन टीचर्स को खुद चयन करें कि आप कौन से टीचर से कब कितने टाइम के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन या फिर आप जहां चाहें वहां। आप चाहें तो विदेश में रहने वाले टीचर से भी आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़वा सकते हैं। जी हाँ, sugantha.com के साथ। तो जल्दी से लॉग ऑन कीजिए sugantha.com, जिसके जरिए आप कनेक्ट होंगे अपनी चॉइस के टीचर्स के साथ और टीचर्स चॉइस करेंगे अपने लिए बेस्ट स्टूडेंट। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिलने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जर्नी बहुत ही अलग तरीके से आरंभ करी। वो आरंभ जो आज पूरे विश्व में अपना नाम, अपने इंडिया का नाम ऊपर कर रहे हैं। जी हाँ, उनका परिचय देने से पहले मैं आपको बता दूं, एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे राइटर हैं और मेरी ही फील्ड के अच्छे एंकर भी हैं। साथ-साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं, जो मीडिया की तमाम इनसाइड स्टोरीज को अपने चैनल्स पे लेकर भी आते हैं। साथ-साथ वो अपने विषय में खुद अभी हमारे साथ बताएंगे। स्वागत है राजेश पंडित जी का। नमस्कार। नमस्कार, तो बहुत-बहुत आपने धन्यवाद। ये जो विषय अपना चुना पत्रकारिता, हुँ। और उससे पहले जैसा कि मैं आपके जीवन काल को समझ पाया हूं, तो क्यों ना आप अपने मुखमंडल से ही अपने पूरे पूरे अपने यात्रा का जी, विस्तार पूर्वक विवरण करें। ज़रूर, ज़रूर। मैं इसलिए इतना कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो ये प्यारे से राजेश पंडित जी हैं, मातृभाषा हिंदी का सदैव प्रयोग करते हैं और मैं भी इनसे काफी प्रभावित हूं इस मामले में, क्योंकि हिंदी विषय में इन उन्होंने जो अपनी पकड़ बनाई है, बड़े बड़े रोचक वाक्यों को सजग रूप से इजीली बयां कर सकते हैं। द पावर ऑफ राजेश पंडित। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। और जैसे कि आपने अभी कहा, आपने बताया, चलिए सबसे पहले हिंदी की बात करें। तो हिंदी पे अमित भाई पकड़ होना या हिंदी के बारे में ज्ञान होना
मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी बात है। ये तो होना ही चाहिए। भई माँ है हमारी और अपनी माँ से प्यार होना, अपनी माँ के बारे में जानकारी होना और अपनी माँ पे गर्व करना, ये हम सबका पहला काम होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिंदी है जिंदी, मतलब जो कविता है एक हिंदी है जिंदी हमारी माँ की तरह है, तो बाकी भाषाएं तो मौसियां ही हैं हमारी। हाँ, निश्चित तौर पे मौसियाँ हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बड़ा जैसे आपने अभी कहा या मैं बहुत सारी जगह होता हूँ जहाँ कई लोग कहते हैं कि भाई साहब हिंदी बहुत अच्छी है। तो अब क्या कहें अपने आप में? अरे भाई साहब आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी मेरी अच्छी है तो आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। मातृभाषा अगर अच्छी नहीं है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। तो सबकी अच्छी होनी चाहिए। और रही बात मेरी यात्रा के बारे में। यात्रा यानी कि आपका जो करियर स्टार्ट हुआ, वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? कैसे आपने मीडिया लाइन को ही अपना एक साधक चुना, एक लाइफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कि यस मुझे मीडिया में ही जाना है? शुरू से ही माइंड में आपके सेट था सारी चीजें? देखिए अमित भाई क्या है कि ये तो एक बहुत ईमानदार बात मैं आपसे कहूँ, तो वो ये है कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं हम सब, जो-जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई रिक्शा वाला है, कोई जो भी अपना काम कर रहा है, तो कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं आपके लिए। और अगर मैं बात करूँ कला की, आर्ट की, हम्म। मीडिया फ़ील्ड की या इस क्षेत्र की, तो ये तो आप एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि मनुष्य होना भाग्य है और कलाकार होना सौभाग्य। और ऐसा मैं मानता हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा भी कि कलाकार और बेवकूफ़, बात थोड़ी अटपटी लगेगी आप लोगों को लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। कलाकार और बेवकूफ़ ये लोग पैदा होते हैं, ये किसी फैक्ट्री में बनते नहीं हैं। भई जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है। आपने कई बार देखा होगा कि उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया, उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया। नहीं, आप किसी समझदार को बेवकूफ़ बना के दिखाओ। जो बेवकूफ़ था उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। ऐसे ही जो कलाकार है वही कलाकार होगा। कलाकार कोई किसी को बना नहीं सकता। कलाकार पैदा होते हैं। जब आपने कहा कि कलाकार किसी को बनाया नहीं जाता, तो फिर ये इतने सारे इंस्टीट्यूट और ये सब जो आपने भी फेस करे, मैंने भी फेस करे, हुँ, कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कहते हैं हम कलाकार बनाते हैं। झूठ बोलते हैं। निरा कोरा झूठ बोलते हैं। कलाकार ही एकमात्र ऐसा है, मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ 30 वर्ष का, 3 दशक का मेरा अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। दर्शकों ये समझ लीजिए कि कलाकार ही एकमात्र ऐसा अपने आप में अनोखा व्यक्तित्व होता है कि कलाकार ही कोई किसी को बना नहीं सकता। आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, आप स्विमिंग सीख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। आप पढ़ाई करने के बाद आईएएस बन सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। लेकिन कलाकार बनते नहीं हैं, कलाकार पैदा होते हैं। हाँ, आपने कहा इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पॉलिश कर सकता है। भई आपको कुछ 4-6 चीज़ें आपको पॉलिश कर सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत अच्छा अगर आपको मक्खन चाहिए, आपको देसी घी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा दूध चाहिए। पहले दूध अच्छा होगा, तो उसका दही अच्छा जमेगा। दही अच्छा जमेगा तो मक्खन अच्छा निकलेगा। मक्खन अच्छा निकलेगा तो उसका देशी घी अच्छा बनेगा। फटे दूध का गलती से फटा पनीर ही बनता है। तो सबसे पहली शर्त होती है कि आपका कलाकार पैदा होना। और कलाकार कोई बनता नहीं है, ये आप सब लोग समझ लीजिए, कलाकार पैदा होता है। एक घर में 4 भाई होते हैं। एक डॉक्टर बन जाता है पढ़ लिख के, एक आर्मी में चला जाता है, एक पुलिस में चला जाता है, एक किसान रह जाता है। लेकिन एक ही बच्चा, अगर मैं आपको धरातल पे बताऊं, बेसिक पे बताऊं, जमीन पे बात करूं, तो एक ही बच्चा रागनी क्यों गाता है? लोकलांचल की बात करें, जमीन की बात करें, लोकल भूमि की बात करें, धरातल की बात करें, तो वो अपनी माँ बोली में, अपनी मातृभाषा में, अपनी बोली में लोकगीत क्यों गाता है? आज लोकगीत गाता है, फिर स्कूल के मंच पे चढ़ता है, वहां तालियां मिलती हैं, फिर आगे चलता है, स्कूल कॉलेज पहुंचता है, कॉलेज, फिर वहां तालियां मिलती हैं, आगे बढ़ता है, रंग कर्म करता है।
जब रंगमंच में आता है, फिर और अवसर प्रदान होते हैं, और अवसर मिलते हैं सिनेमा की तरफ, टेलीविजन की तरफ, फिर उसकी बहुआयामी जो प्रतिभा है उसको जमाना देखता है, तो कलाकार पैदा होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आप उसमें थोड़ा बहुत उसको पॉलिश कर सकते हैं, वरना कलाकार बनाया नहीं जा सकता। जो सुरीला है ही नहीं, हालांकि आप कहें कि यहाँ गायक की बात नहीं हो रही है, सिंगिंग की बात नहीं हो रही है, जो सुरीला है ही नहीं, जिसके स्वर सुरीले लगते ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े उस्ताद जी हैं, उसके मुंह में हाथ डाल के स्वर लगा दोगे क्या? आप ये तो बता सकते हैं कि ये खरज में गाओ, ये मध्यम में गाओ, ये ऊपर गाओ, ये नीचे गाओ, ये यहां गाओ, ऐसे ऐसे गाओ बेटा। कैसे गाओ बेटा? बेटे से तो गाना आ नहीं रहा ना। और इसका एग्जाम्पल आज के दौर में तो बहुत सारे लोग हैं, हर शहर में आपको आजकल बहुत वो कैरोके पे गाने वाले क्लब हैं, बहुत सारे। हालांकि मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, लोग अपना अपना मनोरंजन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तथाकथित सो कॉल्ड बहुत सारे लोग अपने आप के नाम के आगे सिंगर लगा लेते हैं, एक्टर लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, सब स्वतंत्र है। लेकिन वो होता कितने हैं ये आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कला बहुत बड़ी चीज है, ये माँ शारदे दे के भेजती है, और कलाकार युगों युगों में पैदा होता है, और कलाकार सिर्फ और सिर्फ कलाकार होता है। और जब कलाकार पैदा होता है, कलाकार पैदा होता है साहब, जब कलाकार पैदा होता है तो उसकी संघर्ष यात्रा तो उसी दिन से शुरू हो जाती है, उसी समय से शुरू हो जाती है। आपका मेरा साथ भी लगभग 2 दशक 20 साल पुराना तो है ही। आपने मैंने बहुत समय तो पहले। मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ राजेश पंडित जी, जी, जब आप मुझे पहली बार मिले थे, जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि डायवेक्स की इंटायर टीम जब भी कुछ राज खोलती है तो कुछ हटके खोलती है। राजेश पंडित जी, जब मुझे पहली बार आप मिले थे तो आप इतना ज्यादा ना तो बोलते थे, बिल्कुल मुझे मालूम है वो पल कि आप बहुत शांत स्वभाव के और बहुत ही नर्म धीरे से बोलना कि भाई अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा आपके मुँह से मैंने, या फिर कभी जिस तरीके से आप आज मुखवाणी से जो कहते हैं सरस्वती का वास गले में जैसे आपने कहा, वो आज दिख रहा है। लेकिन अब से पहले जो ये पॉलिश का सिलसिला जो आपके करियर में रहा, वो कितना पॉलिश कहाँ-कहाँ पर हुआ? अमित भाई देखिए, पहले तो यात्रा की बात आई, पहले हिंदी की बात आई, तो मैंने आप सबसे कहा मैं पुनः आपके जो सवाल हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट कर दूँ क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे। हिंदी की बात आई, कहा मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी नहीं सबकी अच्छी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यात्रा की बात आई, यात्रा में ये समझ लीजिए मेरी उम्र अब लगभग 50 वर्ष होने जा रही है अगले साल। 30 साल से संघर्ष में हूँ, और संघर्ष इसको इसलिए कहूँगा कि जीवन सचमुच एक संघर्ष है, राइट। अनवरत चलता रहता है। तो 30 साल से अब जाकर के सब चीज़ें थोड़ा-सा रूटीन पे हैं, है ना? एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे यहाँ याद आता है कलाकारों के लिए, कि मेरे और कलाकार साथी भी जो पूरे देश के कोने-कोने में कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, इस मंच के माध्यम से सबके लिए बता दूँ मैं, कि हम कलाकार ये ज़रूर से कहते हैं कि ये घनी ज़ुल्फ़ों के साए हैं या सायों के लच्छे हैं। ये घनी ज़ुल्फ़ों के साए हैं या सायों के लच्छे हैं। दुनिया वाले हम कलाकारों को पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि कलाकार जब तक कामयाब नहीं होता अमित भाई, तब तक सारी दुनिया के लिए वो पागल। मैं आप ही के शेर को पूरा कर देता हूँ हुँ, कि बाहर का मौसम जैसा कि दिल्ली में काफ़ी बारिश वगैरह हो रही है। हुँ, कहते हैं कि खुली हवाओं में बारिशों के छल्ले हैं। हुँ। हमें स्टूडियो में ही रहने दो, हम सूखे ही अच्छे हैं। तो इसलिए बाहर तो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी गड़गड़ाहट, बारिश और वैसा माहौल है। लेकिन ये आपके करियर में जो पहली बरसात हुई, जब आपको लगा कि आपको पहला मंच कहाँ मिला? अगर पहले मंच की आप बात करें तो पहला मंच तो माँ शारदे ने स्कूल में दे दिया था कक्षा 6 में, 6th क्लास में। तो 6th क्लास में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है, हुँ। और उस पर एक स्पीच देनी थी। तो हमारे पूज्य पिताजी, हमने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी एक स्पीच देनी है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अब इंग्लिश में स्पीच कैसे दे? तो पिताजी ने कहा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इंग्लिश की स्पीच है उसका उसको उच्चारित करवा के मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, उच्चारण हिंदी में करवा के लिखवा देता हूँ। समझ गए आप? तो वो उच्चारित करवा के उन्होंने लिखवा दिया। वो तो शुक्र है कि आपके साथ कोई थ्री इडियट वाला नहीं था। मतलब पिताजी ने जो दिया आपको, अगर नहीं, उसके बीच में अगर वो नहीं, नहीं। अ,
वो तो खैर रंचुक उस पंचुक आ नहीं, जाते हैं, नहीं वो तो खैर तो वो वो तो उसको खैर कुछ और बना देते। नहीं, नहीं वो तो खैर इस मिमिक का दौर था इसलिए फ़िल्म का था कांसेप्ट लेकिन हमारे पूज्य पिताजी ने जो उच्चारित हमें लिखवाया वो स्पीच, उस स्पीच को हमने जो मंच पे पढ़ा, कक्षा 6 में और जो कक्षा 6 में उस स्टेज पे मिली तालियाँ, तो बस वो तालियों की बदौलत ही आज आपके साथ बैठे हैं। वो तालियाँ कक्षा 6 में मिलीं, 7 में मिलीं, 8 में मिलीं, 9 में मिलीं, कक्षा 10 में मिलीं और फिर 12वीं तक होते-होते तो फिर एनसीसी में हो गए, स्काउटिंग में हो गए, टूर्स पे जाने लगे, बाहर जाने लगे। तो फिर ये आकलन हो गया, ये तो पता तो 7वीं 8वीं क्लास में ही लग गया था कि भई अब करना तो यही है। मतलब इसी फ़ील्ड में जाना है, यही सब करना है और बस फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए, कॉलेज में पढ़ाई करने आ गए, तो फिर तो यहाँ तो फिर तो तालियाँ, मंच। यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो एक आपका नेतृत्व करना, हुँ। हर चीज़ के लिए सबसे आगे रहना, ये जो मैं सिलसिला जानता हूँ, उसके बाद कैसे आप कनेक्ट हुए आर्ट्स की दुनिया में? मतलब एक अच्छा वक्ता बनना और अच्छी तरह अपने आप को पॉलिश करके आगे बढ़ना। तो वो दौर जब आया एक्टिंग के दौर में, एंकरिंग के दौर में, तो एंकरिंग से पाला कैसे पड़ा? कब एंकर से पाला पड़ा? एंकर कब अपने अंदर फ़ील करने लगे कि यस, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बस? नहीं, नहीं, अमित भाई एंकर से तो पाला तभी पड़ गया था जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते-होते बाहर निकले, हुँ, हुँ। तो तभी अच्छे से पता चल गया था कि भई फाइनली अगर बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, बात को समझते हैं। और मैं आपको बता दूँ सब देखने वालों को भी कि जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि कलाकार भी पैदा होते हैं। अब कलाकार क्या है, अब जैसे एक एक्टर की बात करें हम या एक रिपोर्टर की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, किसी की बात करें, तो होते सब कलाकार ही हैं। कलाकार का मतलब दुनिया से अलग हट के वो व्यक्ति, जो आम दुनिया के लोगों को बता सके वो बात जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे अच्छे बोलने की बात आप कीजिएगा। अच्छा बोलना मेरे, तुम्हारे या कोई भी जो अच्छा बोलता है, उसके स्वयं के हाथ में नहीं होता और कोई भी खुद अपने आप से अच्छा नहीं बोलता है। सब कोशिश करते हैं अच्छा ही बोले, सब यही चाहते हैं कि जब वो बोले लोग सुने उन्हें, लेकिन ऐसा सबके साथ संभव नहीं है। ये तो माँ शारदे का, माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद होता है कि वो आपकी जिह्वा पे सवार होती हैं और अच्छी बात ये होती है इवन एज़ एंकर कहिए, मंच संचालक कहिए या रेडियो पे भी हमने बहुत सारा समय साथ में दिया, एज़ आरजे कहिए या फिर आप जब एक्टिंग की तरफ आते हैं, तो एक्टिंग के लिए एक अच्छी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में एक भ्रमितता है, एक लोगों में ये भ्रम है इस बात को लेके कि भई कोई भी एंकरिंग कर सकता है। तो मैं बता दूं, आपको तो पता ही है। एक बहुत अच्छा एंकर तो बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। एक बहुत अच्छा वक्ता तो बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है। लेकिन बहुत अच्छा अभिनेता, बहुत अच्छा मंच संचालक, बहुत अच्छा एंकर हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, ये कतई संभव नहीं है। चूंकि बोलना एक आर्ट है अमित भाई, ये सबके बस की बात नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा कि बोलना मेरा, तुम्हारा, हमारे अपने हाथ में नहीं है। बोलना ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसका कि वो जिसको बख्श दे, जिस पे उसकी कृपा हो जाए, वही बोल पाता है। मैं उस कृपा के बारे में ही जानता हूँ कि हुँ। ये जो कृपा ऊपर वाले का, जैसे आपने नाम लिया कि माँ सरस्वती का हाँ, एक आशीर्वाद है। हाँ। लेकिन राजेश पंडित को जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मैं जानता हूँ, और हमारे दर्शकों को बता दें कि हर इंसान का 50वां साल नहीं होता, उससे पहले वो 25 साल का भी होता है ना? तो वो दौर मैंने देखा है जब आप बहुत शर्मीले इंसान थे और बहुत कम बात करते थे। ये धीरे-धीरे जो ओपन अप हुआ, ये आज पूरे विश्व के साथ आप ज कनेक्ट होते हैं, न्यूज़ एंकर हैं और बहुत तरीके से अपनी प्रेज़ेंटेशन रखते हैं। तो कहाँ ऐसा कौन-सा पड़ाव आया जब इतना ओपन आपको होना पड़ा? क्या ऐसा वाक़या था? अमित भाई क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग खुद करते हैं यू मीन यू आर अ ऑब्जर्वर, कि और आपने देखा कि हाँ, और लोग कर रहे हैं तो मैंने भी करना शुरू कर कुछ दिया। चीज़ें हम करते हैं। हुँ। मैं आऊँगा अपनी बात पे। कुछ चीज़ें हम करते हैं और कुछ चीज़ें वक़्त हमसे कराता चला जाता है। समय होता है, टाइम होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें होती हुई अपने आप चलती रहती हैं हमारे साथ-साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि अब मैंने शुरुआत की एज़ एन एंकर अपनी। लगभग 20 साल तक बहुत काम किया। बहुत काम किया, बहुत सारा।
इतना सारा कि दिल्ली, एनसीआर, इवन एक टाइम तो आ गया था कि पूरा नॉर्थ इंडिया ही बड़े शो हो, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कोई मंच हो, कोई बड़ी इवेंट कंपनी हो, कोई म्यूजिकल कंसर्ट हो, कोई भी जगह हो, है ना? चाहे वो गवर्नमेंट के शोज हों, सोशल प्रोग्राम्स हों, कोई भी लॉन्च मंच हो, लॉन्च वगैरह आपने काफी करे। कुछ भी। वो ऐसे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आज एक बड़ा ब्रांड बन के बैठे हैं, लेकिन उनकी प्रमोशनों में भी आपका काफी हाथ रहा। अब नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। हालांकि उस ब्रांड लॉन्चिंग में मैं, आप और एक एक हमारा और सीनियर साथी भी, हम 3 ही लोग उसमें थे पूरे, बिल्कुल, बिल्कुल है मुझे ना? याद है। जिन्होंने पूरे उत्तर भारत के 5-6 स्टेट में, राज्यों में जा जाके, है ना? छोटे-छोटे बुलंदशहर, तो बहुत सारी अब चीज़ें कवर करी। जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, जिस आज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या कहिएगा, आज तो जो रिक्शे में आप लोग हम सब बैठते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक हो गया है। लेकिन जब देश में पहला इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला हुँ, स्कूटर आया था, एक बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत बड़े ब्रांड का, बिल्कुल। उसके लॉन्चिंग के ब्रांड एम्बेसडर हम थे। उत्तर प्रदेश कहिए, उत्तराखंड कहिए, राजस्थान कहिए, पूरा दिल्ली कहिए, एनसीआर कहिए, मध्य प्रदेश कहिए। और याद होगा तो आपको कि वो दौर ऐसा था कि हम जब किसी डीलर के पास जाते थे या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे प्रमोशन के टाइम पे, जी। तो वो मान-सम्मान जो अलग एक तरीके का होता था, वो आज कहीं मिसिंग है। नहीं, देखिए क्या था कि जितना अब से 20 साल पहले की हम बात करें, 20 साल पहले जैसे एज़ एन एंकर हमने काम किया किसी के स्टेज पे जाके या कहीं भी, किसी शहर में भी, तब ना एज़ कलाकार के तौर पे सम्मान मिलता था। अभी चीज़ें बदल गई हैं। वो इसलिए भी बदली हैं कि कुछ लोहा भी खोटा है और सामने वाला लोहार भी खोटा है। तो आजकल के जो नए बच्चे आ गए हैं, अब या तो उनकी बात कह लीजिए या सामने वाला उस तरह से ट्रीट करता नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक अच्छी चीज़ ये रही कि इतने वर्षों तक काम करने के बाद फिर तय कर लिया कि यार अब चलो अभिनय की ओर चलें। तो वहाँ भी माँ शारदे ने साथ दिया, बहुत सारा काम किया। अब बात ये आएगी दर्शकों की कि भाई कौन-सा काम किया? तो उसके लिए तो आप गूगल पे जाइए, मेरा नाम लिखिए राजेश पंडित, तो बहुत सारी सीरीज़, शोज़, टीवी शोज़, कुछ फ़िल्में आपको दिख जाएँगी और आने वाले टाइम में कुछ और दिख जाएँगी। विकिपीडिया पे तो आपका नाम आता ही है, नो डाउट, नो भैया डाउट, और गूगल भैया तो हैं ही बताने के लिए, नो भैया डाउट। अच्छा, लेकिन आपकी बात 1 सेकंड रोक रहा हूँ यहाँ पे। जी, आपके साथ बहुत सारे गेस्ट यहाँ बैठते हैं। इवन मैं तो गेस्ट के तौर पे नहीं, आपके भाई के तौर पे यहाँ आया हूँ आज आपके साथ। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा दर्शकों आपसे कि कोई भी गेस्ट जब सामने बैठा होता है, उसकी बात आपको अच्छी लग रही है और कई लोग कहते हैं कि मैं ये वो। मैंने तो अपनी किसी बात से आपको कहा ही नहीं कि मैं ये या वो। अब मैं या वो कहने का समय चला गया है। आजकल की नई जनरेशन या हम सब लोग, अब तो किसी का नाम उठाओ, गूगल पे डालो, गूगल बता देता है कि है। अगर सचमुच एक लाइन है बड़ी खूबसूरत, मैं पीछे अभी कहीं पढ़ रहा था कि जिसने जीवन में सचमुच अपने आप को खर्च किया है, लोगों ने उसको गूगल पे सर्च किया है। तो अगर खर्च किया है, इतने वर्षों खर्च किया है, तो भई गूगल ने भी कहीं न कहीं हमें सर्च किया होगा किसी ने। तो बस इतनी सी बात है भाई। बहुत ही उम्दा बात बोली कि अगर आपको आपने काम किया है, हाँ, तो मीडिया अपने आप आपको पहचान लेता है। 100%, 100%। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से मीडिया में कई चीज़ें होती हैं। हुँ, पत्रकारिता एक अलग है हाँ, अनुभव है, हाँ, और पत्रकारिता के साथ-साथ एक और अनुभव एक अपना अहम होता है हुँ, कि मुझे यहाँ काम करना है या नहीं करना है। हुँ। व्हाट डू यू थिंक, द मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू और रिस्पेक्ट? देखिए अमित भाई, मैं आपको अपना बताऊँ कि मेरे लिए या किसी भी प्योर हार्ट सच्चे कलाकार के लिए मनी तो कभी उसका प्रायोरिटी रही नहीं है। मेरी नहीं, ईमानदारी से किसी भी सच्चे कलाकार के लिए। क्यों नहीं रही है? हम लोग को सिर्फ इतना पैसा भर मिल जाए जिससे जीवन चल जाए, दैनिक दिनचर्या चल जाए और आने वाले टाइम के लिए कुछ छोटा-मोटा बंदोबस्त हो जाए। लेकिन ये भी तय है कि अगर चीज़ें माँ शारदे ने झोली भर के आपको टैलेंट दिया है, आपको चीज़ें दी हैं, आपको प्रतिभा दी है, तो माँ लक्ष्मी थोड़ा-सा देर में चलती हैं माँ शारदे के साथ, लेकिन चलती ज़रूर से हैं और बहुत-बहुत कृपा करती हैं। लेकिन रही बात पैसे की, तो भाई पैसा मुझे या किसी भी सच्चे कलाकार को सिर्फ़ उतना ही चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए और हम भी भूखा ना रहें और साधु भी। बस जीवन में ईश्वर इतना करे, मैं अपने साथ-साथ अपने और साथियों के लिए भी कह रहा हूँ, पूरे कलाकार समाज के साथियों के लिए कह रहा हूँ, सच्चे पत्रकारों के लिए कह रहा हूँ कि यार इतना ज़रूर माँ शारदे करे, करती भी है कि
कई बार बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है माता लक्ष्मी के आने का, तो बहुत ज़्यादा वेट ना कराएँ, तो माँ शारदे के साथ-साथ माँ लक्ष्मी भी थोड़ा-थोड़ा साथ में रहें और कलाकारों पे कृपा बनी रहे। वरना सच्चे कलाकार को कभी नहीं जीवन में पैसा चाहिए होता है, ईमानदारी से। नहीं, ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक आप एक बहुत ही अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। शुरू से ही आपने जब भी अ, मैं याद है वो मंडी हाउस का दौर, वहाँ तक मैं अभी पहुँचूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, जब भी आप आते थे वहाँ पर, वहाँ का एक अनुभव और एक कड़वा सच जब आप मिलते थे उन लोगों से जिनके पास शायद मंडी हाउस आने तक के पैसे नहीं होते थे। तो आप में और उनमें बहुत फ़र्क था। आप एक उस टाइम पे मुझे भी याद है कि हम भी स्कूटर लेकर आते थे। एक अपने पास स्कूटर हुआ करता था और आप गाड़ी से आते थे उस टाइम पे भी। तो ये शुरू से जो वरदान घर की तरफ से मिला हुआ था, तो एक आर्टिस्ट को उभरने के लिए तो पहले पैसा चाहिए। तो नो डाउट। आपको तो सपोर्ट पहले से मिलता रहा, लेकिन कई आर्टिस्ट ऐसे भी थे आपके साथ में जो जो बस का पैसा भी नहीं होता उनको, बस का टिकट का भी नहीं होता था। तो क्या ये फ़र्क माता रानी ने सबकी किस्मत में अलग-अलग लिखा? अमित भाई, इस पे मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा छोटी-सी। जैसे आपने कहा कि मैं किसी संपन्न परिवार से आता हूँ, वो चीज़ें हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, या मैंने अब जाके समझा है, इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव है, इंडस्ट्री का, काम का, कला रंगकर्म के क्षेत्र का। अभी मैं आप आपकी एक दूसरी बात पे भी आऊँगा कि अब जैसे मेरी एक नई पारी है जर्नलिस्ट हुँ, एज़, हुँ। है ना? एज़ पत्रकार, या मैं ऐसा ब लेकिन उससे पहले तो मंडी हाउस भी चलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाए बगैर बात बनेगी नहीं। बनेगी नहीं। वो हमारा घर है, ईमानदारी से तो और घर वो ही जितने है। भी लोग मेरे को सुन रहे हैं और जितने लोग राजेश पंडित जी को जानते हैं और वो लोग जो कि खास तौर पे मंडी हाउस से संपर्क रखते हैं, वहाँ की वो अ, छोले और समोसा हमारे यहाँ समोसा का, अगर और नहीं चाय खाया, हमारे मंडी हाउस की। चाय मंडी हाउस की और अच्छे-अच्छे बड़े से बड़े डायरेक्टर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। दोज़ पीपल्स जो नए-नए कलाकार आते हैं, वो अगर मंडी हाउस नहीं गए, तो उनकी कलाकारी वेस्ट है। यहाँ तक कि टेक्नीशियंस, एडिटर, बहुत तरह की वैरायटी आपको मिलेगी दिल्ली के सिर्फ मंडी हाउस में। आप इसको अमित भाई ऐसा भी कह सकते हो कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिक मार्केट होती है। मार्केट होती है, दैट्स कॉल्ड मंडी हाउस। है ना? लेकिन हम हम मंडी हाउस अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएँगे। लेकिन मैं लेकिन अब आपकी बात मेरा को सवाल आप वहीं पर है नहीं, आपकी बात कि को आप एक अच्छे घराने से हाँ, बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास सारी सुविधाएँ शुरू से मिली, आपका आर्टिस्ट लाइन में कूदना आसान था, जबकि उन लोगों का थोड़ा मुश्किल था, जो लोग बाय हुक बाय क्रुक एक ऐसे परिवार से आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट सब में ज़िंदा है। वो आर्टिस्ट भी थे, आपको याद होगा, जिनको जिनके पास पैसे नहीं थे और लाजपत नगर से फ्री मतलब पैदल चलकर आ रहे हैं। मतलब किसी से लिफ्ट ले ली या फिर पैदल चलकर आ रहे हैं। मंडी हाउस लाजपत नगर से करीबन 10 किलोमीटर से हाँ, ज़्यादा ही पक्का, पक्का। है ना? हुँ, वो इंडिया गेट से पूरा क्रॉस करके आप जाएँगे, सफदरजंग क्रॉस करेंगे, यस, तब यस। जाके आप वहाँ पे हुँ, पहुँचेंगे। हुँ, हुँ, तो वहाँ से लोग पैदल आते थे उस टाइम पे। हुँ। दैट्स अ डिफरेंट कि आपने तो बहुत ज़्यादा मतलब जो शोहरत, नाम और वो सब देखा है, वो टाइम भी देखा है। तो उसमें क्या डिफरेंस अपने आप को और वहाँ जब तोलते हो आप अपने आप को, तो कितना तोल पाते देखिए हो? अमित भाई, मैं तो एक बात कहूँगा इस बात से कि ये हमारी जो ज़िंदगी है, हुँ। किसी भी कलाकार की या किसी भी आर्टिस्ट की या किसी भी व्यक्ति की, हम सबकी ज़िंदगी में ये मान के चलिए कि एक क्लास में हम 40 बच्चे बैठे हैं। सबका आप मान लीजिए उस दिन जिस दिन पेपर आया है, वो एग्ज़ामिनर ने ज़्यादा समझ दिखाते हुए सबका प्रश्न पत्र अलग-अलग कर दिया है। क्वेश्चन पेपर हमारा, भगवान जी सबसे बड़े जो इस दुनिया को चला रहे हैं, वो सबसे बड़े एग्ज़ामिनर हैं। हम सबका इस धरती पे प्रश्न पत्र अलग-अलग है, क्वेश्चन पेपर सबका अलग है, यकीन मानिए। मैं बोलूँ अमित थोड़ा कॉपी कराओ यार, तुम मुझसे अगले वाली सीट पे बैठे हो, मेरे पीछे वाली पे कोई और बैठा है ना? उसने कहा दादा थोड़ा कॉपी कराओ, तो मैं कॉपी तो तुझे करा दूँ जो मैंने लिखा है, लेकिन बाबू मेरा प्रश्न पत्र अलग है। मेरा तो जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग है, उसमें अलग क्वेश्चन है, तुम्हारे में अलग क्वेश्चन है, जो पीछे बैठा है उसके में अलग क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ सबके क्वेश्चन्स अलग हैं, सबके प्रश्न अलग हैं, उन प्रश्नों का उत्तर सबको अपने आप देना है। ये उसने सबके प्रश्न पत्र अलग-अलग सेट कर रखे हैं। अब जैसे आपने कहा कि चलो मैं परिवार से आता हूँ। अब आपने कहा एक साथी की बात की कि वो पैदल आते थे। अब अगर मेरी ओर से उनकी कोई मदद हो गई हो, अव्वल तो मैं अपना नाम ऐसे नहीं लूँगा कि मेरी ओर से किसी की मदद हो गई हो, और मैं इसको मैं वाला जो शब्द है,
अब तो 30 साल हो गए हैं, मतलब 3 दशक। अब जाके कहीं ये समझ में आया कि मैं जैसा कुछ होता नहीं है। राजेश पंडित जी, आप बहुत ही चतुराई से आंसर दे रहे हैं इस बातों का, क्योंकि मैं आपके इस मैं पे ही एक अगला क्वेश्चन डालने वाला था। हाँ, आपने बताएँ उसे ना। बड़े प्यार से वैसे कवर कर दिया है, लेकिन ये जो मैं शब्द है, वो तो रावण का भी नहीं हुआ। नहीं, रावण का नहीं हुआ, लेकिन हम तो आखिर वंशज भी अपने बाबा रावण के ही हैं, हम तो उसी मिट्टी से आते हैं, उसी गाँव से आते हैं, वहीं के हैं पैतृक भी। तो वो अलग इतर बात हो जाएगी, लेकिन मैं की बात ये मैं कहना चाहूँगा आप सबको भी कि कई लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कर कर दूँगा, मैंने ऐसा कर दिया और मैंने उस प्रोग्राम में ऐसा किया। हुँ, ना, मैं कुछ नहीं होता भाई साहब, हम कुछ हैं ही नहीं। क्या कर दिया हमने बताओ? मिट्टी है हम। हम कुछ हैं ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच्चाई है। जैसे अभी मैं आपकी एक बात का जवाब दूँ, आपने कहा, अब मुझे 30 साल हो गए, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, अभी तक भी, कि भैया बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने दी हैं आपको यार। एंकर आप कर लेते हो, आरजे आपने किया, रेडियो आपने किया, डबिंग आप करते हो, वॉइस ओवर आप करते हो, आप एक्टिंग भी आप कर रहे हो, आप अपना अपना खुद का चैनल भी चला रहे हो, आपने जर्नलिज़्म भी किया है, आप न्यूज़ एंकर भी कर रहे थे। इतना सारा कर रहे हो, अभी तक भी वो चीज़, फाइनली वो चीज़ जो चाहिए थी, जो जिसको चाहिए, अब चाहिए तो सबको कुछ ना, लेकिन जिसको जब देना है, ये तो उसको पता है ना। तो अब मैं कहूँ कि मैंने ये कर मुझे दिया, याद है एक हमने कुछ नहीं कर नेशनल दिया। ज्योग्राफिक चैनल के लिए आप एक डबिंग कर रहे थे। हाँ, तो वो वीडियो एडिटिंग के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा फ़ास्ट जा रहा था, क्योंकि सिंक करने के अकॉर्डिंगली उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और वो कुछ सेकंड्स के लिए ही हाँ, होते हैं। नोएडा सेक्टर 16 में। जी, बिल्कुल। हुँ। देखो अमित भाई, बात जब कई लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर दूँगा, मैंने वो कर दिया, अ, अभी मेरी ये आ रही है, मैं वो कर दूँगा, गलत। मुझे पूरे 30 साल का जो अनुभव, मेरा जो खुद का अनुभव है, वो इस बात को लेके है कि मैं जैसा कुछ नहीं होता और मैं कुछ है ही नहीं, ईमानदारी से। आप यकीन मानिए दर्शकों, अगर मैं आपसे भी कहूँ इस मंच के माध्यम से, आप कई बार सोच के देखिए, आप ये तय कर लेते हैं कि मैं आज शाम को शाही पनीर की सब्जी खाऊँगा। उस सब्जी के लिए आप बड़ा यत्न से पनीर भी लाते हो, टमाटर का ग्रेवी भी लाते हो, हरा धनिया, हरी मिर्च, अमित भाई सारी तैयारी कर चुके होते हैं कि आज शाही पनीर खाना है। नोटिस कीजिए, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। एक लास्ट मोमेंट पे आके होता है कि वो शाही पनीर ही नहीं बनता उस दिन। चाहे बन जाए खीर, बन जाए दाल, बन जाए कोफ्ते, घर में कुछ भी बन जाए, क्योंकि बनाना तो गृहिणी ने, श्रीमती जी ने या जिनके परिवार में माताजी उन्होंने, तो तय तो हमने कर रखा है कि भाई मुझे तो इतवार की शाम को छुट्टी भी है, संडे को, और रविवार की शाम को शाही पनीर खाना है। तो शाही पनीर को भी यहीं पे छोड़ते हैं, मैं आपसे चलता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात, ए एक बिल्कुल, सेकंड, ए बिल्कुल, एक बिल्कुल, सेकंड, आ रहा एक हूँ मैं, सेकंड, आ एक रहा हूँ। सेकंड दीजिए मुझे। दोस्त, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम तय कर लेते हैं शाही पनीर खाना है, तैयारी कर लेते हैं। फिर भी मैं नहीं खा पाया, पूछो क्यों? क्योंकि ईश्वर ने निर्धारण किया है कि उस दिन तो दाल ही खानी है। जी। तो इसीलिए बहुत सारे प्रैक्टिकली जीवन हम में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयोग अक्सर होते हैं कि वहाँ आप समझिए मैं कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप तय करते हैं कि मैं उस दिन कानपुर जाऊँगा, मैं उस दिन उस शहर में जाऊँगा, नहीं जा पाते। तो जो उसने निर्धारण कर रखा है जीवन का भी, हमारे टाइम का भी, हमारी चीज़ों का भी, होता वही है। हम कुछ नहीं होते, सब कुछ प्रीफिक्स है, सब निश्चित सुनिश्चित है, सब उसने निश्चित कर रखा है, कब क्या होगा। तो ये जो पूर्वांचल डायरी जो कहते हैं, एक ऐसी मूवी जिसने सबको हिला के रख दिया, और हम भी ये सोच रहे थे कि हमने अपने भाई राजेश पंडित जी को पूर्वांचल डायरी में पहली बार देखा। ओटीटी का ज़माना है, हाँ। तो उस वक़्त आपको एक सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। देखिए अमित भाई, पूर्वांचल डायरीज में एक दरोगा नाम का किरदार हमने निभाया और उसके लिए हमारे भाई हैं दिलीप जी। तो दिलीप जी बहुत शानदार डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और सिनेमा क्राफ्ट पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। उन्होंने बड़े जतन से ये पूर्वांचल डायरीज बनाई, रिलीज़ हुई और बहुत प्यार मिला दर्शकों का, हिट भी हुई। तो अब उसके लिए कुछ रिवार्ड, प्रोत्साहन भी मिले, तो उसके लिए आप दर्शकों का बहुत-बहुत हृदय से आभार। बस यार ये सब। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो? अमित भाई, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो अभी बैक टू बैक 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका अभी शूट कंप्लीट किया है, कुछ का पैचवर्क बचा भी है, कुछ की डबिंग चल रही है। एक प्रोजेक्ट है पंचायती इश्क।
पंचायती इश्क। पंचायती इश्क बहुत खूबसूरत बना रहे हैं और प्रवीण कुमार अन्नू इसके डायरेक्टर हैं और अभी हमने ये कुरुक्षेत्र में हरियाणा में शूट की है। बड़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी, एक बड़ी शानदार तो फ़िल्म है। थोड़ी सी रोशनी डालें इस पंचायती इश्क में, क्योंकि पंचायत है तो फिर इश्क, हमेशा पंचायत वाले तो इश्क को रोकते ही हैं। बड़ी खूबसूरत है और जब आप मैं कहूँ कि आप जब शहरों में बैठ के मतलब जब आपको शहरों में गाँव का मज़ा देगी, आपके बेडरूम के अंदर, आपके ड्राइंग रूम के अंदर, आपकी लॉबी के अंदर बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। बड़ी खूबसूरत है, बाकी इस पे जो रोशनी डालेंगे, तो वो अभी जब फ़िल्म के प्रमोशन शुरू होंगे तो निश्चित तौर पे फ़िल्म की कास्ट और टीम बैठेगी। तो पंचायती इश्क है और एक और प्रोजेक्ट है उसका नाम है हेलो सर, वो डायरेक्टर हैं चंदन। और चंदन भाई मुंबई से हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है उसका नाम है राजू तस्कर। ये राजू तस्कर जो है ये बेसिकली ओटीटी के साथ-साथ मैं आपको बताऊँ ये वर्टिकल है, वर्टिकल सीरीज़ है। तो वर्टिकल सीरीज़ में ये बड़ी शानदार सीरीज़ है, टुकटुकी का प्रोजेक्ट है। तो ये भी आएगा, 3-4 अभी प्रोजेक्ट अभी किए हैं और बाकी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ अभी पाइपलाइन में और आप ये मानते हैं कि माता रानी या फिर कहते हैं ईश्वर जब जिसको देता है, एक टाइम के अकॉर्डिंगली ही देता है। मतलब एक आर्टिस्ट हो या फिर प्रोफेशनली अगर कोई काम कर रहा है, तो उसे जो कुछ भी मिलेगा एक टाइम के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। इस टाइम के दौड़ के पीछे कितनी राजेश पंडित ने मेहनत करी? भाई मेहनत तो की और मेहनत आज भी कर रहा हूँ, अच्छा। आज भी चल रही है और एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ अमित भाई आपके मंच पे कि हम कलाकारों को ईश्वर जो दे के भेजता है आर्ट, फन जिस भी काम के लिए वो तो होता ही है। लेकिन इसके साथ-साथ में हम सफ़र करें, हुँ, किसी चीज़ के लिए हम जूझें, हम संघर्ष करें तो चलता है। लेकिन जब कलाकार के साथ उसका परिवार जुड़ जाता है, जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो परिवार को संघर्ष ना कराए तो क्योंकि कलाकार राजेश को कराए। राजेश हम भूखा पेट सो सकते हैं। मैं अपने और दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ आपके जो और मेरे कलाकार साथी हैं, समाज है पूरा, उन सब से भी कहना चाहता हूँ किसी भी फ़ील्ड में कलाकार मैं कलाकार हूँ, ईमानदारी से। अब मैं भूखा सो सकता हूँ, लेकिन मेरा परिवार नहीं। तो इसके लिए माँ शारदे को पुनः बहुत-बहुत उनके चरणों में नमन करके कि माँ लक्ष्मी को बिल्कुल साथ-साथ रखें। तो बाकी सारी चीज़ें हैं ही। तो संघर्ष पहले था, अभी भी है और सचमुच जीवन एक संघर्ष है यार, हारना क्या, किसी इस बात से डरना इस क्या। इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा पारिवारिक रूप से आपका किसने सपोर्ट किया? हाँ यार, ये सवाल बिल्कुल मेरे मन को छू लेने वाला अमित तुमने पूछा है और तुम तो इसलिए भी जानते हो कि मेरे पारिवारिक टच में रहे हो पिछले 2 दशक से, 20 वर्ष से रेडियो से हम लोग साथ रहे हैं, ऑल इंडिया बिल्कुल, रेडियो से। बिल्कुल। तो मैं ईमानदारी से ये बात स्वीकार करता हूँ, बहुत सारे लोग जब कई बार सक्सेस हो जाते हैं, कहीं पहुँच जाते हैं, तो एक ही लाइन अक्सर बोल देते हैं लोग कि मेरी मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद, गलत बात। मेहनत सब करते हैं। सब करते हैं मेहनत। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेहनत ना करता हो और कोई ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में कि जो ये ना चाहता हो कि वो बड़ा आदमी बने, कल को उसका जीवन का स्तर सुधरे, सब चाहते हैं। डेफ़िनिटली। और ईश्वर की बात करें कि ईश्वर तो चोर के साथ भी है भाई साहब, मेरी तुम्हारी तो बात छोड़ दो। जब चोर निकलता है चोरी करने, तो वो भी ईश्वर के हाथ जोड़ के निकलता है कि मेरी चोरी सफल हो जाए, तो ईश्वर तो चोर के साथ भी है और सिपाही के साथ भी है, सबके साथ है भगवान तो। तो मैं यहाँ ये बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ और ये सच्चाई है मेरे जीवन की, कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ या कल को मैं और जहाँ होऊँगा इस जीवन में, तो मेरे जीवन का सहयोग, मेरे जीवन में आप जहाँ आज मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ-साथ मेरा परिवार भी है, चूँकि मैं अब मेरा बेटा भी एडवोकेट बन गया है ऑलमोस्ट। तो तो मेरे जीवन का जो एक बहुत बड़ी मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, जो मेरा पिलर है और मैं यूँ कहूँ कि पिताजी को हमारे पूज्य पिताजी को गए हुए 16-17 वर्ष हो गए हैं। तो 17 वर्ष पिताजी के जाने के बाद आज तक अमित भाई अगर पिताजी की कमी नहीं खली है, तो वो सिर्फ़ मेरे पूजनीय बड़े भैया अनिल पंडित जी और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि अब आप लोग अगर कहें कि भई ऐसा अपने परिवार के बारे में, ना, मेरे पूरे परिवार में बड़ा परिवार है। हम 3 भाई, हमारी 4 बहनें, 7 भाई-बहन का परिवार है और सबके बच्चे-वच्चे मतलब एक बड़ा परिवार है ईश्वर की कृपा से। तो उसमें मेरे बड़े भैया अनिल पंडित जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और कल को जहाँ भी होऊँगा उन्हीं की वजह से होऊँगा।
और वो मेरी ऐसी ताकत है, मेरी ऐसी पावर है, ईश्वर ऐसा भाई, पिता रूपी सबको दे इस दुनिया में। और मैं, अगर आप जानना चाहें कि अनिल पंडित कौन है, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा गूगल कर लीजिए, अनिल पंडित लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएँगे। और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। क्या बात है! मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, अगर मैं उनके जैसा 5% भी बन पाऊँ। देखिए, कलाकार होना, जर्नलिस्ट होना, किसी भी फ़ील्ड में कुछ भी होना, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम इस धरती पे आए हैं तो वो आदमी तो बन जाएँ, मानव तो बन जाएँ, जिसके लिए आए हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे बड़े भैया के अंदर हैं, अनिल पंडित जी के अंदर, तो जिनका मैं अनुसरण करता हूँ और ईश्वर करे कि मैं उनके जैसा बन जाऊँ। क्या बात है! तो मैं उनका अपने बहुत दर्शकों को अभिन्न बता दूँ स्थान है। कि जिनकी बात हो रही है अनिल पंडित जी की, अ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि बिल्कुल मैंने बेटे जैसा, पारिवारिक बेटे जैसा, रूप से बेटे जैसा, मैं जानता हूँ आपको। बेटे जैसा। लेकिन जहाँ आज राजेश पंडित अपनी मूवीज़ और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अपने परिवार से इतना दूर का सफ़र, क्योंकि आपका जो कभी टाइम मुंबई में बीतता है, कभी दिल्ली में, जी, और मैक्सिमम 20 डेज़ तो महीने के आपके बाहर ही कट जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने परिवार को कितना मिस करते हैं? यार, परिवार को उतना ही मिस करते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि दिन तो कट जाता है कई बार काम में। नाइट शिफ्ट होती है हम लोगों की, तो रात भी कट जाती है काम में। लेकिन काम के बाद जो समय होता है ना, तो उसमें फिर यही लगता है ईमानदारी से कि अब तो परिवार ही साथ चाहिए, अपने ही साथ में चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है परिवार से दूर रहना। लेकिन काम के लिए भी, और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये फ़ील्ड, अब आपका भी यही फ़ील्ड, या जिसका जो पैशन है ज़िंदगी में, जो जुनून है, जिसके लिए वो जीना-मरना है उसने, तो उसके लिए भाई सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ते हैं। ना, राजेश सब पंडित जो को अगर आज नौकरी करने करने के लिए कुछ कहा जाए कि आपको नौकरी करनी है या किसी और प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, ना, तो वो जाएँगे? ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर नौकरी करनी होती या कोई और प्रोफ़ेशन चुनना होता, तो मैंने 30 साल पहले मास कम्युनिकेशन किया था भाई, वो भी जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद बहुत सारे चांस के ऑफ़र थे, कुछ किया भी कुछ-कुछ ही दिन का। लेकिन हम लोग ना, जिनको ईश्वर कुछ दे दे, तो वो हम लोग यार नौकरी करने, अगर नौकरी करेंगे तो फिर कैसे? तो अपने आप को बताना है कि ईश्वर ने हमें कुछ दिया है, तो इसके लिए कितना और संघर्ष करना पड़े, तो नौकरी नई करें। जनरेशन को आप क्या संदेश देंगे, जो लोग अभी भी मास मीडिया कर रहे हैं और अलग-अलग फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं मीडियाज़ के ज़रिए? भाई, इन नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को मेरा एक बहुत अच्छा साफ संदेश है कि ये समझ लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपने उस क्षेत्र को नहीं चुना है, उस क्षेत्र ने आपको आपको चुना चुना है। है। उस फ़ील्ड ने, उस क्षेत्र ने आपको चुना है। अगर आपको चुन लिया गया है, तो कई बार लड़ाई लंबी तो हो सकती है ना? ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि मंज़िल ना मिले तुझको। कमी कई बार कोशिशों में रही होगी, वरना राहें चल के आती हैं। तो टूट जाना पड़ेगा, बिखर जाना पड़ेगा। टूट-टूट के, बिखर के, फिर ईश्वर उसी माटी को उठा के आपकी एक नई मूर्ति बनाएगा। हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। एक 2 लाइनें मैं यहाँ सिर्फ़ यहाँ कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत देर से हम लोग, मैं युवा पीढ़ी के लिए संदेश में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई, लोहा जितना तपता है, वो उतनी ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है, वो उतनी ताकत भरता है, और सोने को जितनी आँच लगे, वो उतना खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे, वो उतना खूब दमकता है। और मिट्टी का बर्तन पकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। और भैया, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हमारी हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। हमारा हर संघर्ष सफल होगा। आज नहीं तो कल हो। लगे रहेंगे यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है! डायवेक्स की एंटायर टीम ये जानती है कि आज हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं, उसने कहीं न कहीं बहुत स्ट्रगल किया है, जो आपके सामने आज नज़र था इस शो के दौरान। और साथ में आज जाने से पहले एक शब्द ज़रूर मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा। अ, अगर पूरी स्टोरी को, अपनी पूरी लाइफ़ जर्नी को अगर एक शब्द में बयाँ करना हो, तो वो शब्द क्या होगा? भाई, वो एक ही शब्द है, संघर्ष से डरो मत। संघर्ष से डरो डरो मत। मत।
कोई सफलता का कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, कोई बहुत बड़ा राज नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। और ईमानदारी से आपने एक शब्द की बात कही, लेकिन मैं अपने दर्शकों को, अपने युवा साथियों को यह कह दूं, मैं उस 30 साल के अपने अनुभव की आपसे साझा बात कर रहा हूं अमित भाई। संघर्ष से डरो मत, क्योंकि संघर्ष का हम कब सफल होंगे, हम कब सक्सेस होंगे, ये ईश्वर जानता है। मैंने आपसे बात जब चल रही थी हमारी बीच में, तो तब मैंने आपसे ये कहा था, बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं, अरे दादा यार कमाल बोलते हो, कमाल कर देते हो स्टेज पे, ये वो अच्छा करते हो। डबिंग वाला भी कहता है प्रॉपर सिंग करके 1 मिनट में ये आपने कर दिया, सब अच्छा हो गया, 1 टेक ओके भी हो गया। अब इतना कुछ बाबा, 1 सेकेंड, ये सब कुछ हो गया, सब कहते हैं, फिर भी वो जगह नहीं। वो जगह अक्षय कुमार को मिली, शाहरुख खान को मिली, अमिताभ बच्चन जी को मिली, और लोगों को मिली, तो सबका समय तय था ना। तो जब समय तय होगा हमें भी मिलेगी, ये वो जानता है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में महादेव से बड़ा ना कोई। ये तो वो जानता है कब करेगा, लेकिन तब तक हम डटे रहेंगे। लेकिन मुझे याद हम आ फिर रही नहीं है, छोड़ेंगे। मुझे आ रही है इस फील्ड में आपने आपके रूबरू हुआ था एक बार, बीबीसी से इंटरव्यू हुआ था, जिन्होंने आपको बोला था कि इंग्लिश में बात करके करिए। बिल्कुल मुझे याद है। जी जी जी। तो भाई आपने तो ये बड़ी बड़ी, अब मैं कहूं कि आपके चैनल पे कंट्रोवर्सी ना हो जाए इस बात को लेके, लेकिन उसमें मैं और आप दोनों ही थे, मुझे याद है, फिल्म सिटी में वो हो रहा था अमित भाई। और बीबीसी वालों ने एक बड़े विषय को लेके जब वहां इंटरव्यू की बात आई, जी उन्होंने कहा जी हम बीबीसी से हैं, आपका इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने कहा भाई या तो आप मेरी भाषा में बात करो, ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, अच्छे से आती है, लेकिन हम बीबीसी पे इंटरव्यू करने के लिए तुम्हारी भाषा में इंटरव्यू दें। भाई आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो ना, बीबीसी वाले हो, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो हमने कुछ किया होगा इंटरव्यू के लायक, किया है ना, तो आप हमारी भाषा में बात करो। बस इसी बात पे बात हो गई। उन्होंने कहा कि हिंदी, मैंने कहा बिल्कुल हिंदी, आप सवाल अंग्रेजी में पूछो, हम जवाब हिंदी में देंगे। बोले नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा तो उठाओ अपना भैया, हम नहीं देंगे ये इंटरव्यू। पहला ऐसा इंटरव्यू था जिसमें राजेश भाई ने बिल्कुल बीबीसी को मना कर दिया कि भाई मुझे कैमरे पे आने का कोई शौक नहीं है, बात करनी है तो हिंदी में बात कीजिए, नहीं तो मैं आपको इंटरव्यू भी नहीं दूंगा। भाई कैमरे पे आने के लायक तो हम बन ही गए ना, बहुत वर्षों पहले बन गए थे। जी भाई तेरे कैमरे पे आने का शौक नहीं है बीबीसी, हमें नहीं है शौक, क्योंकि कैमरे पे आने का तो पैसा लेते हैं। कई बार कई प्रोग्राम्स में अब जब गेस्ट जाते थे, अभी भी जाते, लोग बोले कि जी माइक, तो जिसने कई बार, लोगों को माइक फीवर भी होता है ना, माइक हम्म पकड़ लिए छोड़ नहीं रहे, बोले जी आपको माइक पकड़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे माइक पकड़ा रहे हैं तो मैं तो 1 से 2 मिनट में बोल के बात खत्म कर दूंगा। कहा जी लोगों को मजा आ रहा है और बोलिए, और बोलने का तो पैसा लेते ना भाई। भाई माइक पकड़ने का, कैमरे पे आने का, यही सबके लायक तो बने हैं। तो हमें शौक नहीं है, हमें शौक नहीं है, हम कैमरे पे आएंगे तो पैसा लेंगे, क्योंकि हम इसके लायक हैं, हमने काम किया अपने ऊपर, ईश्वर ने हमें दिया। और माइक पकड़ेंगे तो माइक पे लोगों को मजा आएगा तो उसका भी पैसा चाहिए। तो भाई साहब, बीबीसी हो या कोई भी, अपनी शर्तों पे जीना मरना है। क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको यहां कह दूं, पत्रकारिता वाली बात जोड़ दूं बस अंत में, कि जैसे अब कई लोगों ने कहा कि भैया अब क्या जरूरत थी जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की, अपना खुद का चैनल खड़ा कर लिया अपनी चीजों की। पत्रकार हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। पत्रकार वो होता है जो अन्याय के खिलाफ न्याय की बात करे, गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। उठाइए अपना फोन, कहीं किसी पे गलत हो रहा है, उसका वीडियो बनाइए, अपनी बात को कहिए, सोशल मीडिया पे रखिए, यही पत्रकार है। भाई किसी गलत बात के विरुद्ध अगर आप बोल रहे हैं, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बहुत हो बढ़िया। अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और हमारे उसूलों पर अगर आंच आए तो हमारा टकराना जरूरी है। और थके मांदे परिंदे शाम को जब लौटे शाखों पर, तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो राजेश पंडित जी, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, भाई भाई दिल जीत लिया मेरे भाई ने आज पूरे इंटायर डायवेक्स टीम का, क्योंकि Thanks. ये बात बहुत जरूरी है कि जब भी करो बिंदास करो और ऐसे जियो जैसे परवाने को डर नहीं होता कि दिए के पास जाने से। सच बिल्कुल में बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिंदास अपनी जिंदगी के हर चीज को करो, जो होगा देखा जाएगा। अमित भाई हमें नहीं पता ईमानदारी से जिंदगी इसके पहले क्या थी, इसके बाद क्या क्या होगी। होगी। ईश्वर ने अगर मनुष्य योनि में हमें पैदा किया है, यही एक जिंदगी हमारे पास है।
हमें जी भर के वो करना चाहिए जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। उसके लिए टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, 50 बार मिट्टी में मिल जाना चाहिए और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है। क्या बात है। और इसी बात के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। राजेश पंडित जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। और इंटायर टीम, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगले किसी और दिन डाइवेक्स की इंटायर टीम के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए राजेश पंडित जी के साथ शुभ रात्रि। Enjoy yourself.